वो खामोश था। गाड़ी वापस उन्हीं रास्तों पर जा रही थी। शायद सुबह का भूला घर लौट आया था शाम को। गाड़ी वापस गेट के अंदर दाखिल हुई तो ताश बहन ने उस रास्ते को देखा जहाँ सुबह उसका बाप खड़ा था। उस कड़कती धूप में वो उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन उसका बाप तो अब भी वहीं था। बस फ़र्क ये था कि सुबह वो उस रास्ते पर खड़ा था और अब तन्हा पौधों के पास बैठा था। गाड़ी के आने पर उन्होंने पलट कर नहीं देखा था। कोई नई बात नहीं थी। मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचाकर गाड़ी वापस लौट ही आया करती है। ताशबहन गाड़ी से निकलकर उनके पास आ रुका। एक साथ 2-3 दफ़ा गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने पर उन्होंने मुड़ कर देखा था, लेकिन सामने सर झुकाए ताशबहन को देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। मुझे नहीं जाना बाबा, आपके पास रहना है। वो बस इतना कहकर आगे बढ़ा और उनके सीने से लग गया। इब्राहिम को लगा कि वो ख्वाब देख रहे हैं। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? ये तो हो ही नहीं सकता था। ताशबहन तो चला गया था ना उन्हें छोड़कर, वो भला कैसे आ सकता था? उसे तो उनके आंसू, उनकी तड़प, उनकी मोहब्बत सब कुछ झूठ लगते थे। तो फिर भला वो वापस कैसे आ गया था? बाबा, मैंने आपको बहुत तंग किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मुझे माफ़। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं मेरे बच्चे। मुझे पता था मेरी तनाशु तुझे ले आएगी। वो उसे अपने सीने से लगाते खुद को ठंडक पहुँचा रहे थे। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थे। मैंने कुछ नहीं किया ताया अब्बू, ये सब बदर अंकल ने किया। उन्होंने वक्त रहते ताशबहन को सच्चाई बता दी और मुझसे भी माफ़ी मांगी। बदर अंकल को कैंसर है, डॉक्टर ने इलाज नामुमकिन करार दिया है। वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहते हैं। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो उनके पास आते बोली तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। बहुत अच्छा किया, बेशक अल्लाह अपने बंदों का खुद इंसाफ करता है। मैं भी ये मामला अल्लाह पर ही छोड़ चुका था। वो मुस्कुराकर उन्हें अंदर ले गए, जबकि ताशबहन भी अपने बाबा के साथ खुशी खुशी अपने घर में आया, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। क्या हुआ, उदास क्यों हो? वो ऑफिस में उसके साथ ही आई थी जब वारिक ने इशारे से उसे आते ही अंदर अपने कैबिन में बुलाया। वो उसके पीछे ही आ गई थी, जबकि माहम और ताहिर ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। यकीनन माहम ताहिर को ये बता चुकी होगी कि वारिक ने उसे कंपनी में 70% की मालिक इंट्रोड्यूस करवाया। ताशबहन चला गया था। सब लोग कितने उदास हैं, और आप भी तो उदास हैं ना। उनके जाने पर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो बाबा वहीं बाहर बैठ गए थे। उसे ताशबहन की उस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ था। कैसा इंसान था वो, जिसे अपने बाप की तकलीफ की रत्ती बराबर परवाह न थी। अगर उसकी जगह वारिक होता तो कभी अपने बाप का दिल ना दुखाता। वो इंसान जो बाप ना होते हुए भी उसके सर पर साहिबान बन गया था, वो कैसे उस शख्स का दिल दुखा सकता था? उदास तो हूँ, आखिर बाबा जो उदास हैं और बाबा हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं ऑफिस आ गया। मुझे अपने बाबा की उदासी अच्छी नहीं लगती। वो जैसे उसे शेयर कर रहा था, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही। वो काफ़ी तल्खी से बोली, लेकिन मैं तो अपने बाबा के बारे में ही बात कर रहा हूँ ना। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, हम कुछ और बात कर लेते हैं। वो उसका हाथ थाम कर एक झटके से उसे अपने करीब खींचता अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तो वो हैरानगी से उसकी हरकत देखने लगी। शायद उसे उस तरह की उम्मीद नहीं थी उससे। क्या हुआ जानू, आपको उम्मीद नहीं थी मुझसे ऐसी? उसकी जी नहीं, आपसे कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आप कौन सा शरीफ इंसान है जो मैं आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखूं? वो उसकी गोद से उठते हुए बोली, अच्छा अगर इतने ही अच्छे से जानती हो तो मुझे इन लबों का कोई इलाज तो बताओ। तुम्हें बताया था ना, बीमार हैं बेचारे। सॉरी, इनका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज है। वो फिर से उठने की कोशिश करने लगी। गलत, बिल्कुल गलत। इनका इलाज तुम्हारे पास है। 2 की सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को, बल्कि रात को ज़्यादा, क्योंकि रात को बीमारी बढ़ जाती है। वो इलाज बता रहा था जबकि मायरा मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, जबकि अचानक दरवाज़ा खुला और कोई 6 से 7 लोग अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वारिक ने एहतियात से उसे खुद से ज़रा दूर किया। बहुत बहुत माजरत वारिक साहब, हमें नहीं पता था आप अंदर इस तरह मसरूफ़ होंगे। आप भी ऐसे शौक़ रखते हैं, अंदाज़ा नहीं। लेकिन जवान खून हुस्न को देखकर जोश तो मारता ही है, और फिर हुस्न भी तो बहुत हसीन है ना। वो लोग कुछ शर्मिंदा लग रहे थे, जबकि कुछ तंजिया हंस रहे थे। मायरा का तो शर्मिंदगी से बुरा हाल था, जबकि वारिक उनकी नज़रें अपनी बीवी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वैसे वारिक साहब, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस तरह के शौक रखते होंगे। मेरा मतलब है, आप तो अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस थे कि हद नहीं, और अब आपकी इस तरह की मसरूफियत है। वो आगे बढ़ते हुए बोला, बंद करो अपनी ये बकवास। ये मत सोचना कि तुम यहाँ मेरे साथ डील करने आए हो तो तुम्हारी फजूल बकवास सुनूंगा मैं, और मायरा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत
मत कहना। तुम जानते क्या हो इसके बारे में जो कुछ भी बक रहे हो? अपनी तरह समझ कर रखा है क्या जो हर तरफ मुँह मारता फिरता हूँ मैं? माइंड योर लैंग्वेज वारिक इब्राहिम, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। सामने खड़ा 30 साला खुशशक्ल आदमी गुस्से से गुर्राया, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? माइंड योर ओन लैंग्वेज दामियार शाह, तुम्हारी इस तरह की कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जबकि शोर सुनकर माहम भी अंदर आ गई। अब ऐसे कामों में फिर ऐसी बातें तो सुननी पड़ती हैं ना साईं। वैसे सामान तुम्हारा हसीन नहीं हसीन तरीन है। वो अभी बोल ही रहा था कि वारिक ने आगे बढ़ते उसका गिरेबान दबोचा। बीवी है ये मेरी दामियार शाह। उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही थी, जबकि सामने खड़े आदमी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई। तो साईं इसे घर में छुपा के रखो ना, बीवियों को भरे बाजार में नहीं लाया जाता, नज़र लग जाती है, और कुछ लोगों की नज़र बड़ी ख़तरनाक होती है। वैसे किसी की मिल्कियत पर हम निगाह भी नहीं उठाते साईं। भाभी जान को तो छोड़ो, तुम्हारी सेक्रेटरी भी बड़ी प्यारी है। उसने आंख दबाकर एक नज़र माहम को देखा तो वारिक का दिल चाहा उसके मुंह पर रख कर एक तमाचा मारे। भाभी जी आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन बीवियों का काम घर संभालना होता है, ये ऑफिस के झमेले शोर संभालता अच्छा लगता है। वो उसकी तरफ नज़रें उठाए बिना अपने लिए कुर्सी घसीटने लगा। आप रखिएगा अपनी बीवी को 7 पर्दों में छुपाकर, मायरा ने सुलग कर जवाब दिया। 7? मैं तो अपनी बीवी को 7,000 पर्दों में छुपा कर रखूंगा, बीवी मिले तो सही, वो दिलकशी से कहका लगाते बोला। मायरा तुम जाओ यहाँ से और आप सब बैठें। उसने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा। मिस माहम आप भी जाइए। वो कुर्सी संभालते हुए माहम से भी बोला, अरे थोड़ा बहुत ग्लैमर तो रहने दीजिए, ये चली जाएंगी तो कमरे से रोशनी भी निकल जाएगी। वो खालिस लोफराना अंदाज में बोला, जबकि वारिक उसे घूर कर रह गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था दामियार कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी ये फजूल तरह की आदत छोड़ोगे पहले। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने सीधे होकर बैठते अपना आप ज़रा उसके करीब किया। मेरे ख्याल में तुम्हारी इस डील से मुझसे ज़्यादा कहीं फ़ायदा तुम्हें होने वाला है। शर्त तो मुझे रखनी चाहिए थी ना कि जब मैं मीटिंग में हूँ तो हसीन से हसीन तर दोषी साएं मेरे आसपास होनी चाहिए। तुम्हें अपने क्लाइंट्स को खुश करना नहीं आता वारिक, थोड़ा काम सीखने की ज़रूरत है अभी तुम्हें। वो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह उसे बता रहा था, जबकि वारिक उकताए हुए अंदाज में उसे देख रहा था। तुम ये मीटिंग शुरू करना चाहते हो या नहीं दामियार? जल्दी बताओ, मुझे और भी काम है। वो उससे बोला। हाँ यार करो मीटिंग शुरू, मेरा भी कोई इरादा नहीं इस बोरिंग सी जगह पर रहने का। उसने उसे देखते अपनी जेब से छोटी सी बोतल निकाली और इस दफ़ा वारिक का जब्त जवाब दे गया। तुम यहाँ अंदर बैठकर शराब नहीं पी सकते, ये मीटिंग का वक्त है। वो गुस्से से चिल्लाया। नहीं, मैं तुम्हारे इस ऑफिस में क्या कर सकता हूँ बता दो ना मुझे, या ऐसा करो अपने रूल्स की ना एक किताब लिखकर मेरी जेब में डाल दो, जो कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे पता हो ना मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो गुस्से से शराब की बोतल पीछे फेंकते हुए सीधा होकर बैठा। अब उसका मूड भी नहीं था मजीद कोई फजूल बात करने का, जबकि उसे सीरियस मूड में देखकर वारिस भी कुछ हद तक सीरियस हुआ था। आप लोग बैठेंगे या यूं ही आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करनी है? वो पीछे खड़े आदमियों को देख कहने लगा, जबकि उसके गुस्से को देखते वो लोग भी बैठ गए खामोशी से। माहम कब से उसे घूरे जा रही थी, जबकि वो वहीं बाहर खड़ी फाइल चेक कर रही थी। इरादा वारिक की मीटिंग खत्म होने के बाद अंदर जाने का था, उसका दिल नहीं कर रहा था यहाँ बाहर बैठने का। आप वारिक साहब की बीवी हैं? वो अब भी हैरत की इंतहा पर थी। अचानक ही लबो लहजे में एहतराम उतर आया। उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। उसने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। आपको खुशी नहीं हुई जानकर? वो मासूमाना अंदाज में बोली, जबकि माहम ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। जी जी मैडम, खुशी क्यों नहीं होगी, आप तो हमारी मैम हैं, लेकिन आप इस तरह से क्यों काम कर रही हैं? क्या हम वर्कर्स पर नज़र रखने के लिए? वो परेशान थी क्योंकि उसके साथ सबसे ज़्यादा मिसबिहेव तो इसी ने ही किया था। अगर तो वो वर्कर्स पर नज़र रखने के लिए आई थी तो माहम की नौकरी खतरे में थी। हाँ दरअसल कुछ ऐसा ही है। वारिक को अपनी कंपनी में काम करते लोगों से काफ़ी मसला हो रहा था, इसीलिए वो जानना चाहते थे कि कौन क्या कर रहा है। उसने मज़ीद उसे डराते हुए कहा, मैम प्लीज़ सर को मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके साथ थोड़ा मिसबिहेव किया है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपका ध्यान काम पर नहीं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मैम मेरी शिकायत मत कीजिएगा। वो बहुत परेशान हो गई, जबकि मायरा को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। वो कंधे उचकाकर उस छोटे से कैबिन की तरफ आ गई थी, क्योंकि अब उसका अकेले बैठने का मूड हो रहा था। ताहिर साहब की तो हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि ये सारी बातें तो वो भी सुन चुके थे कि मायरा वारिक की बीवी है और इस ऑफिस में इसीलिए आई थी ताकि वर्कर्स पर नज़र रख सके। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ताहिर साहब दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लगे। उसने अपनी हंसी छुपाते उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी।
ताहिर साहब, ये जो अंदर आया है ना दामियार शाह, ये किस खेत की मूली है? मेरा मतलब है इसकी सोच काफ़ी अजीब नहीं, हर लड़की को अजीब तरह की नज़रों से देख रहा है। और मौसूफ के अपने कहने ये हैं कि बीवी को 7,000 पर्दों में छुपा कर रखूंगा। मायरा को तो उसने ज़्यादा देर दामियार के सामने रुकने नहीं दिया था, इसीलिए उसने ताहिर से पूछा था, अरे मैडम, बहुत ऊंची पहुंची हुई चीज़ है, अमीर बाप का अमीर बेटा हमारी कंपनी के लिए किसी सॉफ्टवेयर के चक्कर पर चक्कर काट रहा है, बहुत बड़ी डील चल रही है और वारिक साहब का क्लास फेलो रह चुका है। उनकी यूनिवर्सिटी में दोनों के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। वारिक साहब इसे पसंद करते हैं और ना ही वो वारिक साहब को। खैर, इसमें पसंद करने वाला कुछ है भी नहीं, सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, वरना करतूत तो तौबा तौबा। गर्लफ्रेंड तो ऐसे बदलता है जैसे कोई कपड़े बदल रहा। अगर इसकी तरफ से हमारी कंपनी को 50% का फ़ायदा ना हो रहा होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वारिक साहब कभी इसे मुंह लगाना पसंद करते। ऑफ़र अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, लेकिन वारिक साहब ने अपनी शर्त रखी कि कोई लड़की मीटिंग में शामिल नहीं होगी और ना ही वो हमारे ऑफिस की किसी भी लड़की पर गलत निगाह डालेगा। लेकिन फिर भी हरकतें तो आपने देख ही ली होंगी। वो इस तरह से बोल रहा था जैसे खुद बहुत ही कोई नेक किस्म का इंसान हो। मायरा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते उसे वापस भेज दिया। जबकि मीटिंग खत्म होते ही वो लोग बाहर निकले थे। यकीनन डील फाइनल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा कर रखा था। जो माहम के करीब से गुजरते उसने आंखों से हटाकर माहम को सर से पैर तक देखा, जो जरा सा शर्मा कर एक अदा से सर झुका गई। ये वर्कर आपकी बहुत अच्छी हैं, इनकी कदर कीजिए, और अगर आप कदर नहीं कर सकते तो पार्सल कर दीजिए, हमारी कंपनी में इनकी कदर की जाएगी, उसने जाते हुए वारिक से कहा। जबकि उसकी बात पर माहम सटपटा कर अपने आगे पीछे देखने लगी, क्योंकि वारिक ने उसे काफ़ी सख्त निगाहों से देखा था। वारिक साहब, डील तो कर लिया है आपके साथ, लेकिन काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी कंपनी का सारा हुस्न भूल जाऊंगा मैं। और एक और बात साईं, बीवी सच में 7 पर्दों में ही अच्छी लगती है, तो आप 7 पर्दों में ही रखिएगा। वारिक ने बात खत्म करके खुदा हाफिज करते वापसी के लिए कदम उठाए थे और जाते हुए मायरा को अंदर आने का इशारा भी कर चुका था। 7 पर्दों में तो क्या साईं, हम तो उसे अपने महल के उस कोने में रखेंगे जहां हवा के अलावा किसी की आवाज़ तक ना पहुंच पाए। वो सब लोग बेइंतहा खुश थे। उसका वापस आ जाना कोई आम बात थोड़ी थी। बाबा ने तो उसे अपने साथ बिठा रखा था, न जाने वो उससे कौन कौन सी बातें कर रहे थे। वो बाबा के कमरे में ही था जबकि तनावुश ताई अम्मी के पास किचन में चली गई। ये देखो, ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए लिए थे, सब बच्चों के लिए लेता था ना ईद पर, रमज़ान में या किसी और मौके पर, तो ये तुम्हारे लिए भी ख़रीदता था, लेकिन अफसोस तुम तक पहुंचा नहीं सका, क्योंकि तुम्हारी माँ कहती थी कि सिवाय पैसों के तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। ये वीडियो गेम देख रहे हो, ये उस साल की है, ये उस साल जब आई थी ना, हर बच्चे की ख्वाहिश थी, मैंने तब तुम्हारे लिए ख़रीदी थी। अहमद और छोटू ने इतनी मांगी मुझसे, लेकिन मैंने कहा ये तुम्हारी नीयत से लेकर आया हूँ मैं। ओ, ये ऊपर वाला बैट देखो, तुम जब छोटे थे ना, तुमने बैट से खेलना तुम्हें बहुत पसंद था, अब का तो मुझे पता नहीं। और ये, वो अपनी अलमारी खोले, उसे पता नहीं क्या क्या दिखाने में मसरूफ़ थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। उनकी सारी हसरत ख्वाहिशें उसके सामने थी। हाँ, उसने कभी बचपन में उनसे इन चीज़ों की फरमाइश की होगी, या फिर हर बाप की तरह वो भी अपने बेटे की इन छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहता। हाँ, उसने कभी बचपन में उनसे इन चीज़ों की फरमाइश की होगी, या फिर हर बाप की तरह वो भी अपने बेटे की इन छोटी छोटी चीज़ों और ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहते होंगे। उसका दिल चाहा इन सब चीज़ों को अपने सीने से लगा ले। कितना तड़पा था उसका बाप उसके लिए, और वो उस वहम में रहा कि उसके बाप को उसकी ज़रूरत ही नहीं। वो अपने ही ध्यान में एक एक चीज़ को अपने हाथों में लिए देख रहा था, अपने हाथों में लिए देख रहा था। जब दरवाजे से छोटू को झांकते हुए देखा, उसके देखने पर वो 6 साल का पटाखा अंदर आया। बाबा, ये गंदे वाले भैया तो इतने बड़े हो गए, अब इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? वो अंदर दाखिल होते हुए सामने पड़े बैट को गंदी नज़रों से देखते हुए बोला। उसकी गंदी निगाहों से उसने फ़ौरन बैट उठाकर अपने पीछे छुपा लिया। संभाल कर रखूंगा, कम अज़ कम इस गंदे वाले छोटू को तो नहीं दूंगा। वो सारी चीज़ें उठाते बड़े से शॉपर में पैक करने लगा। मैं तो इतना प्यारा हूँ, मैं कहाँ से आपको गंदा लग रहा हूँ? और आप भी काफ़ी प्यारे हो। वो फ़ौरन उसकी टांगों के साथ चिपकते हुए बोला। समझ गया था कि ये सब कुछ उसी का है। ना बेटा, अब मैं गंदा ही ठीक हूँ, और तू भी मेरे लिए गंदा ही है, और वैसे भी इन सारी चीज़ों से मेरा होने वाला बच्चा खेलेगा। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने मज़े से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो उन्होंने हंसकर हाँ में सर हिलाया। वो बेबी तो इतना छोटू सा होगा, वो कैसे इतने बड़े बैट के साथ खेलेगा? छोटू के पास हर सवाल का जवाब था। हाँ, तो सब चीज़ों के साथ वो थोड़ी ना खेलेगा, बैट के साथ मैं खेलूँगा। ताशफैन के अंदर शायद थोड़ा सा लालच आ गया था। वो अपनी कोई भी चीज़ अपने छोटे भाइयों को हरगिज़ नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ उसका था, उन्हें उनके
उनके हिस्से की चीज़ें मिल चुकी थी। हाँ तो चलिए ना खेलते हैं बैट के साथ, कोई अकेला थोड़ी ना खेलता है। वो माथे पर हाथ मारते हुए जैसे उसकी अकल पर मातम करते हुए बोला था। अरे हाँ, ये बात तो मेरे जहन से निकल ही गई थी बिल्कुल। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अकेला भला इस बैट के साथ कैसे खेल सकता हूँ। तो ऐसा करो, अहमद को कह दो कि वो बाहर आ जाए, मैं और अहमद खेलेंगे। उसके जवाब पर बाबा कहका लगाकर हंसे, जबकि छोटू का मुंह बना। मैं अहमद से ना अच्छा प्लेयर हूँ, उसने बताना जरूरी समझा। हाँ होगे, लेकिन मैं गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलता ना। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ, वो यकीन दिलाना चाहता था। मैं कैसे मान जाऊँ, वो झुककर उसके सामने होते हुए पूछने लगा। जब छोटू ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चटाचट उसके मुंह पर बोसे दिए। देखा मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सबको प्यार से किसी भी करता हूँ। वो उसकी गर्दन में बाहें डालते उसके सीधे होते उसके ऊपर उसके पास पहुंच चुका था। ताजफैन ने इम्प्रेस होने वाले अंदाज में उसे देखते उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाया और अगले ही लम्हे उसे टांग से पकड़कर अपने कंधे पर डाल दिया। अब छोटू था जो पीछे चिल्लाए जा रहा था, जबकि वो मज़े से उसे पूरे घर में घुमा रहा था और बाकी सबके कह कहे सुनने के लायक थे। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? वो गाड़ी से उतरते एक छोटे से घर के अंदर की तरफ जा रहा था, जहाँ मायरा उसे जाने के लिए कह रही थी। उसने कहा था कि वो कहीं जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ उसे अंदाज़ा न था। बस वारिक उसके कहने पर उसके साथ आ गया था। जी सर, अंदर आइए, यही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी घर की कीमत अदा की है ना आपने, 1 करोड़ 90 लाख। 2 बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, अटैच बाथरूम है और कागजात घर के बिल्कुल तैयार हैं। मैं अभी दे देता हूँ, आपको सिर्फ साइन करने हैं। वो आदमी उन्हें पूरा घर दिखा रहा था, जबकि वो मायरा को हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। आखिर मायरा क्या चाहती थी और उसने क्या सोच कर लिया था ये घर, और वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई थी? बस ठीक है वारिक, वो हमारा कमरा और वो हमारे बच्चों का कमरा, छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली और हैप्पी लाइफ। वो उसे पूरा घर दिखाते हुए कह रही थी, जबकि वारिक एक ही जगह खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ वारिक, आप किन सोचों में पड़ गए? आइए ना घर देखिए, मुझे बड़े बड़े घर पसंद नहीं आते, इसलिए ये छोटा सा। क्या सोचकर तुम ये घर खरीद रही हो और क्यों, किसकी इजाज़त से? किसने कहा है तुम्हें अलग घर लेने का? हम जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल ठीक हैं। उस आदमी के बाहर जाते ही वारिक ने गुस्से से उससे कहा था, जबकि मायरा उसकी बातों को इग्नोर करते उसे किचन में चलने का कह रही थी। आपको पता है वारिक, किचन भी बहुत अच्छा है, अब तो मुझे खाना भी बनाना आ गया, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करूँगी। वो उसका हाथ थामे उसे किचन की तरफ ले जाने लगी, जब अचानक ही वारिक ने काफ़ी गुस्से से उसका हाथ झटका। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं चलने वाला। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मायरा कि मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ? वो घर जहाँ मैं बचपन से रहता हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे जहन में ये बात आई भी कैसे? उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जबकि मायरा उसके गुस्से को बहुत लाइट ले रही थी। वारिक, हम सुकून से बाद में बात करेंगे इस बारे में, फ़िलहाल आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो कागजात उसके सामने लाते हुए बोली, जबकि इस घर की पेमेंट वो एडवांस कर चुकी थी। उसे किसी भी हाल में अपना अलग घर चाहिए था। उस आदमी के सामने किसी तरह का तमाशा ना बनाते वारिक ने गुस्से से कागजात पर साइन कर दिए। मुबारक हो सर, अब ये घर आप लोगों का है, आप जब चाहें यहाँ रहने के लिए आ सकते हैं। वो चाबी उन लोगों को थमाते अलविदाई कलमात कहता वहाँ से निकल चुका था, जबकि वो अब भी गुस्से से मायरा को ही घूर रहा था। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ वारिक, आपके साथ। मैं, हाँ, आप और हमारा बेबी। वो उसका हाथ थामे बोली थी, अंदाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और अहमद, छोटू, अम्मा, हम जाया करेंगे वारिक सबसे मिलने के लिए, वो भी आया करेंगे, वो यकीन से बता रही थी। अच्छा फिर? वो अपना हाथ उसके हाथ से निकाल चुका था। फिर क्या वारिक, हम सब मिलेंगे जब आप कहेंगे। आप रोज़ चले जाना उनसे मिलने, और फिर मेहमान की तरह रोज़ अपने ही घर से वापस इस डब्बे में आ जाना, क्योंकि मेरी बीवी को मेरे बाप के साथ एक घर में रहने से मसला है, राइट? वो बेहद गुस्से से उससे सवाल जवाब करने लगा। मायरा ने बिना उसकी बात का बुरा मनाए उसके सामने सर हाँ में हिलाया, क्योंकि हकीकत यही थी कि उसे इब्राहिम मुस्तफ़ा के साथ रहने में मसला था। वो उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती थी, और उसे वारिक के सामने ये बात कबूल करने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट ना थी। हाँ, वो उसके बाप से नफ़रत करती थी। हाँ, वो शख्स से बेतहाशा नफ़रत करती थी। वो मोहब्बतों के लायक था ही कहाँ। एक कातिल से भी भला कोई मोहब्बत करता है? एक धोखेबाज शख्स से जिसने ज़िंदगी में दिखावे के अलावा कुछ भी ना किया हो, वो भला मोहब्बत के काबिल कैसे हो सकता है? उससे तो सिर्फ नफ़रत ही की जा सकती है, और मायरा नफ़रत कर रही थी। वो उसकी नज़रों में एक कातिल था, क्योंकि उसके साथ एक छत के नीचे रहती वो
क्यों वो उसके साथ एक छत के नीचे रहती। उसे वारिक से मतलब था, अपने शोहर से, अपने बच्चे से मतलब था। उसे नहीं रहना था किसी दूसरे तीसरे के साथ। हाँ, वो मतलबी हो रही थी। हाँ, वो मतलबी हो रही थी। उसे अपनी फैमिली चाहिए थी। उसे सिर्फ अपना शोहर चाहिए था, ना कि कोई बदला लेना चाहती थी, ना उसे अपने बाप की जायदाद चाहिए थी। उसकी सोचें, उसकी खुशियाँ महदूद हो चुकी थीं। जब से उसके अंदर एक नया एहसास पलना शुरू हुआ था, वो सिवाय अपने बच्चे के और कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर और अपने बच्चे का साथ चाहती थी। उसे दुनिया से कोई मतलब ना था, लेकिन वो उसका क्या करती। उसकी सोच, उसकी खुशियाँ तो महदूद नहीं थी ना। वो तो अपनी फैमिली और अपने बाप के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में उसने अपने सर को दोनों हाथों से दबाया और फिर उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। माहिरा, चुपचाप खामोशी से मेरे साथ घर चलो। मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। और बस एक लफ्ज़ और नहीं। वो कुछ कहना ही चाहती थी जब उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। मायरा के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। वो पता नहीं गुस्से में उस वक्त क्या कर देना चाहता था। बस उसकी आंखों की सुर्खी देखकर मायरा ने उस वक्त उस टॉपिक को बंद करना बेहतर समझा। वो उसके साथ खींचती हुई बाहर आ गई थी। दरवाज़ा बंद करने की उसे याद ही ना रही, जबकि वारिक ने जाते जाते चाबी उस आदमी की तरफ उछाली, जिसने फ़ौरन चाबी उठाकर दरवाजे को लॉक किया।